Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor Standard 7th History playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है चैप्टर 2 दैट इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा कि 700 AD के बाद, मतलब सी जिसे कहते हैं कॉमन एरा, 700 AD के बाद में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नए किंगडम्स, नए राजा इमर्ज करने लगे थे. लेकिन दिस प्रोसेस वॉज नॉट दैट ईजी एज इट सीम्स. इतना आसान नहीं था. काफ़ी डिस्प्यूट्स थे, काफ़ी यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि टेरिटोरियल इश्यूज होते थे. ऑफ्टन पीठ में छुरा घोंपने वाली, मतलब ट्रेटरिंग करने की भी बहुत सारी खबरें आती थी. लेट अस अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो. 7th सेंचुरी एक ऐसा पीरियड था इंडिया में. ईयर हम बात कर रहे हैं 800. यहाँ पे अगर हम बात करें 600 से, अगर हम लेके चले 600 से 800 AD के बीच में हमारे सब कॉन्टिनेंट में, उस वक्त एक इंडिया नाम नहीं आया था, उस वक्त भारतवर्ष नाम नहीं था, एक सब कॉन्टिनेंट था हमारा. यहाँ पे अलग अलग रईस, जमींदार, कबीलों के चीफ्टन्स, जिन्हें हम कह सकते हैं वॉरियर चीफ्स, वॉरलॉर्ड्स, जिनके पास काफ़ी सेना एमिनेशन होता था, उभरने लगे. दे वर इन्फ्लुएंशियल पीपल, बट स्टिल दोस्तों ये महाराजा धीराज वगैरह नहीं बन पाए थे. एक किंग जो था वो किंग रहता था. एक लार्ज एम्पायर, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा या मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा कि एक राजा जिसका एक काफ़ी बड़ा एम्पायर होता है, काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर वो रूल करता है. लेकिन उन एरियाज में ऐसे रिच बिग लैंडलॉर्ड्स, वॉरियर चीफ्स इमर्ज होके आने लगे. अब जो एग्जिस्टिंग किंग्स थे उस वक्त, उन लोगों ने इन लोगों को अपना सबऑर्डिनेट बनाना शुरू करा, जूनियर काइंडा. क्यों? क्योंकि दे वर एबल टू प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज टू द किंग. विल कम टू दैट लेटर. इन सबऑर्डिनेट्स को कुछ नेम दिया जाना था, तो इन्हें उस वक्त नेम दिया गया सामंत. ये सामंत जो थे, इन लोगों की एक ड्यूटी थी कि they would be providing gifts to the existing king. They would be giving tributes, मतलब कुछ भेंट, गिफ्ट एंड ऑल जो भी आता है. उनकी रॉयल कोर्ट में प्रेजेंस रहेगी, क्योंकि किंग कभी भी उनको कुछ ऑर्डर्स देके कुछ कार्य लाइक समर्पित कर सकते हैं. ही कुड ऑर्डर देम सम वर्क टू बी डन और समथिंग. एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे वुड ऑलवेज बी देयर टू प्रोवाइड military support to the king in case of invasion or any military conflicts with any neighboring area. धीरे धीरे हुआ ये. इसके बदले में इन सामंत्स को किंग्स लैंड देना शुरू करते थे. अब हालांकि ये इस चैप्टर में नहीं लिखा है, लेकिन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. इन सामंतों के पास में इनकम का जरिया जो रहता था वो डायरेक्ट मनी नहीं होता था. किंग के पास इतना पैसा थोड़ी है यार, कहीं छप थोड़ी रहा है कि बस दिए जाओ दिए जाओ. होता ये था, किंग इनको बदले में लैंड पोजेशंस देते थे. मतलब इतनी ज़मीन आपकी हो गई. वाह, मतलब लाइक ये तो बहुत बड़ी बात होती है यार, आज की डेट में ऐसा होता नहीं है. अब हुआ ये कि जैसे जैसे इन ज़मींदार, और इनका पूरा नेम अब सामंत हो गया था, इन सामंतों के पास में लार्ज लैंड एरियाज अक्यूमुलेट होने लगे. इन्होंने अपने यहाँ पे वर्कर्स रखना शुरू करे, अपने यहाँ कल्टीवेशन शुरू करा. ट्रेड एंड कॉमर्स इनका बढ़ने लगा. जो फसल होती थी उसको मार्केट में बेचते थे. कुछ किंग को ट्रिब्यूट में चली जाती थी, बाकी तो ये मार्केट में अपने सेल्फ प्रॉफिट के लिए बेचते थे. दे स्टार्टेड बिकमिंग वेल्दी. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वेल्दी, मतलब सच में रियल वेल्दी. एक वक्त ऐसा आया इन लोगों के पास में, एक पीरियड ऐसा था जब सामंतों के पास में 1000 सोल्जर्स खड़े रहते थे ऑन कॉल. अब 1000 सैनिक आपके पास खड़े हैं, मतलब आपने उनको अपने पास रखा हुआ है जॉब पे. यार ये सोचो, उनका खाना, उनका रहना एंड ऑल सब आप मेंटेन कर रहे हो. कैन यू जस्ट बिलीव इट? यू हैव गॉट 1000 वर्कर्स अंडर यू हु जस्ट वर्क टू फाइट फॉर यू.
एक फैक्ट्री नहीं खोल के रखी, कुछ नहीं है, बस वो सोल्जर्स हैं, आपके वर्कर्स तो दूसरे हैं ही। सो ये इतने पावरफुल हो गए। धीरे धीरे इन लोगों ने अपना नाम रखने शुरू करे। दे प्रोक्लेम्ड देमसेल्फ एज महासामंत और महामंडलेश्वर। ये धीरे धीरे नाम इन्होंने रखना शुरू करे बिकॉज दे बिकेम पावरफुल। कुछ लोग इकोनॉमिकली पावरफुल हुए, कुछ लोग रिलीजियसली पावरफुल हुए। महामंडलेश्वर एंड ऑल, इनके अंडर में काफ़ी एरियाज आने लगे थे। अब यहाँ पर नए किंगडम्स कैसे एक्वायर करें, अब इतने पावरफुल हो गए। कभी कभी ये होता था कि जब कोई किंग थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता था तो ये महासामंत एंड पावरफुल लोग लिटरली किंगडम के रूलर बन जाते थे। लेकिन हमेशा ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती थी फ्रेंड्स। किंग भी तो किंग है आखिर, वो भी तो रिवोल्ट करेगा, बट कमज़ोर हो चुका है तो वो उस रिवोल्ट को नहीं झेल पाते थे। इसके कुछ चेंजेस बताता हूँ, इसके लिए भी कुछ जोड़ तोड़, साम दाम दंड भेद होती थी। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है डेक्कन का, दक्षिण का 8th सेंचुरी में। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के एक किंग थे डंटी दुर्गा। अब डंटी दुर्गा एक राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का था। जाहिर बात है राष्ट्रकूटास वर नॉट द रॉयल क्लास, मतलब क्षत्रियस नहीं थे। ये लोग सबॉर्डिनेट्स थे चालुक्य डायनेस्टी के। चालुक्य डायनेस्टी के किंग उस वक्त राष्ट्रकूटास को एज सबॉर्डिनेट्स रखते थे। राष्ट्रकूटा चीफ डंटी दुर्गा ने ओवरथ्रो करा, एक रिवोल्ट करा, गद्दी से चालुक्य डायनेस्टी के किंग को हटा दिया और खुद थ्रोन पे बैठने लगे। लेकिन फिर सामाजिक एंड रिलीजियस सर्कल्स में लाइक एक्सट्रापोलेशन आते हैं, लोग बात करने लगते हैं, जितने मुंह उतनी बात। नॉट बीइंग अ क्षत्रिय, हाउ कुड ही बिकम अ रूलर? तो दंती दुर्गा ने विद अ टीम ऑफ ब्राह्मण्स एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ का नाम था हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ इज बेसिकली रिचुअल जिसको हम इंग्लिश में गोल्डन लाइक गोल्डन वूम भी कह सकते हैं। रीबर्थ लेना, पुनर्जन्म का एक होता है। आपने वो रिचुअल करवा दिया, मतलब आपका नया जन्म हो गया। इससे उन्होंने नए जन्म में अपने आप को क्षत्रिय बना लिया। ही गॉट अ लाइसेंस टू सिट ऑन द थ्रोन नाउ। दैट वाज सो इजी ना। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं होता था कि कोई क्षत्रिय बन रहा है। बहुत सारे कोई लो कैटेगरी या लो क्लास, हम्बल क्लास, वी शुड यूज द वर्ड, सॉरी, हम्बल क्लास का पर्सन अगर क्षत्रिय क्लास में आ रहा है तो एक हिरण्यगर्भ की प्रक्रिया कर लीजिए, आपका रीबर्थ हो जाएगा एंड यू कैन गो अहेड एंड बिकम द किंग। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जब हाई सोसाइटी वाले इतने स्ट्रांग हो गए, महामंडलेश्वर एंड ऑल जो होते हैं, कि उनको जब गद्दी पे बैठना था तो क्या हुआ। हम बात करते हैं, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है कर्नाटका में कदम्बा मयूर शर्मन की। मयूर शर्मन, एज यू नो द नेम शर्मा, ब्राह्मण्स। मयूर शर्मन, कदम्बा मयूर शर्मन was a chief in the region of Karnataka. He was a Brahmin. He also went ahead and took up the arms. He took up the thing, because Brahmins को ये कहा गया था, Brahmins were supposed to go ahead and read literature, manuscripts and Gita and Sanskrit and all stuff. They were not supposed to carry arms on anyone else or kill or do something. But still ऐसे examples हमें मिले हैं. In fact अगर हम देखें तो हरिचंद्र करके गुर्जर प्रतिहार एक किंग हुआ करते थे. वो अगेन हरिचंद्र नेम से आपको समझ में आता है, ही वॉज अ ब्राह्मण. सो हरिचंद्र गुर्जर प्रतिहार थे. इन्होंने भी ब्राह्मण कल्चर को अपनाया एंड इसके बाद में ब्राह्मण कल्चर के होने के बावजूद ही वेंट अहेड एंड टुक अप आर्म्स. दैट इज बिकेम अ किंग. सो ऐसे न्यूमरस एग्जाम्पल्स हमको मिलने लगते हैं. तो ये नई नई डायनेस्टीज इस 7th सेंचुरी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इमर्ज होने लग गई थी. दिस वॉज द पीरियड एंड एरा व्हेन पीपल अकॉर्डिंग टू देयर सोशल स्ट्रेचर एंड इकोनॉमिक imbalances, they became so strong कि इन लोगों के पास में एकदम से इतनी पावर आ गई थी कि ये लोग एक पूरे एरिया किंगडम के किंग बन सकते थे. और सिर्फ किंग नहीं दोस्तों, इसके बाद में अगले 200-300 सालों तक
इनकी पुश्तों ने भी राज करना जारी रखा था. So that actually becomes a dynasty. What exactly is a dynasty? I'll let you know. Dynasty means a king, his son, his grandson and then great grandson, they all have a lineage. किसी एक एरिया में अगर 3 to 4 generations रूल कर लेती है, that becomes a dynasty. So ये लोग इतने स्ट्रांग हो गए थे. अब बात कर रहे हैं हम इन लैंडलॉर्ड्स के और वॉरियर चीफ्स की. ये लोग इतने स्ट्रांग हो गए थे कि इन लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे कई सारी नई डायनेस्टीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शुरू करी थी. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें आज भी मिलते हैं. हमें कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि सम ऑफ द राजसी फैमिलीज़ या शाही घरानाज ऑफ इंडियन एरिया, बड़ौदा कह सकते हैं, राजकोट कह सकते हैं, ये सारे जो घराने हैं, सिंधियाज हैं, तो ये सब इस पीरियड में उठ के आए थे एंड दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग. I hope now you got the crux, you got the topic. Still अगर कोई doubt है तो please go ahead and comment in the comment box. It's a very interesting chapter. We'll have a lot many questions and we'll be going ahead and discussing them all. So please, thank you very much. Take care. Bye bye.